नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रे कार्ड में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश में आतंकियों की गिरफ्तारी को अब सियासी अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। एक तरफ एटीएस ने कथित अलकायदा के आतंकियों को पकड़कर एक बड़ी साजिश का नाकाम कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को इससे भी आगामी 2022 के चुनाव अब नजर आने लगे हैं, जिसके चलते अखिलेश यादव ने आतंकियों की गिरफ्तारी पर यूपी पुलिस की विश्वसनीयता को ही नकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा पर मचे इसी सियासी बवाल पर करेंगे ग्रे कार्ड में आज की चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बात निकली आतंकियों की गिरफ्तारी से और पहुंची विधानसभा चुनाव तक। राजनीतिक दावपेचों में उलझे विपक्षी नेता सियासत में कुछ ऐसे उलझे कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर ही सियासी दंगल शुरू कर दिया। दरअसल हाल ही में यूपी पुलिस और एटीएस ने कार्रवाई कर कथित अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने न सिर्फ सरकार पर सवाल खड़े किए बल्कि यूपी पुलिस की विश्वसनीयता को ही खारिज कर दिया। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। तो सुना आपने कैसे अखिलेश यादव ने इस गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक षड्यंत्र की ओर इशारा कर दिया है। अब ये बयान सुनिए, जहां अखिलेश यादव पुलिस पर भरोसा जताते हुए कार्रवाई करने की अपील कर रहे हैं। सरकार की तरफ से ये साफ निर्देश हैं कि कानून व्यवस्था और किसी भी तरह की घटना पर पुलिस तुरंत एक्शन ले, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हालांकि उनकी पार्टी ने आरोप लगाया है कि इस बयान के गलत मायने निकाले जा रहे हैं और गलत मायने निकालने के लिए एडिट की हुई वीडियो क्लिप सर्कुलेट की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने ये बात तब कही थी जब गिरफ्तारी की बात किसी को नहीं पता थी। यूपी सरकार ने रविवार को कहा था कि अलकायदा समर्थित अंसार गजवतुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया था कि आतंकी मानव बम का इस्तेमाल करते हुए यूपी की कई जगहों पर विस्फोट की योजना बना रहे थे। पर अखिलेश यादव के बयान के बाद बसपा मुखिया मायावती ने भी ट्वीट कर योगी सरकार पर हल्ला बोल कर दिया है और कहा है कि कथित आतंकियों की गिरफ्तारी की आड़ में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है। आगे मायावती ने ट्वीट में लिखा कि यूपी विधानसभा आम चुनाव के नजदीक आने पर ही इस प्रकार की कार्रवाई लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। अगर इस कार्रवाई के पीछे सच्चाई है तो पुलिस इतने दिनों तक क्यों बेखबर रही? तो वहीं एडीजी प्रशांत कुमार के हवाले से न्यूज एजेंसी पीटीआई ने लिखा था कि मिनहाज अहमद मसीरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके घर से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि अहमद और मसीरुद्दीन अलकायदा के उत्तर प्रदेश शाखा के प्रमुख उमर हलमंडी के निर्देश पर काम कर रहे थे। पर इन सब के बीच पक्ष विपक्ष के बीच तकरार एक बार फिर से शुरू हो गई और विपक्ष के बाद अब भाजपा नेता सीटी रावत ने कहा है कि ये देखकर हैरानी हुई कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि वो यूपी पुलिस और भाजपा सरकार पर भरोसा नहीं करते। ये तो वही लोग हैं जिन्होंने दावा किया था कि वो भाजपा की वैक्सीन पर भरोसा नहीं करते, तो वो किस पर भरोसा करते हैं? पाकिस्तान सरकार और उसके आतंकवादियों पर? भाजपा के अमित मालवीय ने भी ट्वीट कर अखिलेश सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव को पहले वैक्सीन पर शक था। कह रहे हैं कि आतंकियों के खिलाफ यूपी पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा नहीं करते। अगर उन्हें किसी पर भरोसा है ही नहीं, ना ही सरकार पर और ना ही प्रशासन पर, तो वो क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? घर पर बैठे। पर ये जुबानी जंग बस इतने में ही कहाँ रुकने वाली थी? अखिलेश के बयान की भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष स्वतंत्र
माफिया अपराधियों को पनाह देती रही है, गुंडे माफियाओं को सर पर बिठाती रही है। मौर्य ने कहा कि गुंडे माफियाओं के खिलाफ सपा FIR नहीं लिखवाती थी और आज जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है या आतंकवादी पकड़ा जाता है तो सपा उसकी वकालत करने के लिए सामने आ जाती है। ये उसका चरित्र बोलता है और ये दिखाई भी पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि जांच में सामने आया है कि दोनों कथित आतंकी 15 अगस्त से पहले अपने साथियों के साथ मिलकर यूपी के कई राज्यों में धमाके की साजिश रच रहे थे, जिसके लिए इन्होंने कई हथियार और बारूद भी इकट्ठा कर लिए थे। बहरहाल ATS की टीम लगातार पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ कर रही है और पुलिस को आतंकियों की 14 दिन की रिमांड भी मिल चुकी है और देश में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। न्यूज डेस्क आर्या। तो आतंकियों की गिरफ्तारी क्या हुई है, सियासी गलियारों में हलचल भी तेज हो चुकी है। आर्या न्यूज़ के सवाल आपको एक बार दिखा देते हैं। आतंकियों के सर पर आखिर किसका हाथ है? आज ग्रे कार्ड में हम पूछ रहे हैं, आखिर क्यों आतंकियों की इस तरीके से हिमायती की जा रही है? आतंकी बोलेंगे तो क्या खुल जाएंगे सारे राज? आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि आज ही आतंकियों से ATS की जब पूछताछ हो रही थी तो एक के बाद एक परतें लगातार खुलती गई और कई राज जो थे वो सामने आते गए। क्या चुनाव जीतने पर गिर चुका है राजनीतिक स्तर? महत्वपूर्ण ये सवाल इसलिए कि सभी राजनीतिक पार्टियां अब सत्तारूढ़ BJP पर हमलावर हो चुकी है। उनका कहना है कि आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस तरह की गिरफ्तारियां BJP की तरफ से करवाई जाती हैं ताकि चुनाव को असली मुद्दों से भटकाया जा सके। तो अब महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि अगर आतंकियों को गिरफ्तार किया जाएगा तो विपक्ष आतंकियों के खेमे में जाकर बैठ जाएगा? पुलिस पर सवाल, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि पुलिस पर आखिर सवालिया निशान क्यों खड़े किए जा रहे हैं? जिन पर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है, जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी होती है कि राज्य की जनता को सुरक्षित महसूस करा पाए, उनके कार्य पर प्रश्न चिन्ह आखिर क्यों लगाया जा रहा है? क्या चुनाव जीतने पर विपक्ष जो है और राजनीतिक पार्टियां, क्या उनका राजनीतिक स्तर तो जो है वो लगातार गिरता जा रहा है? इसके साथ साथ ये भी कि आतंकियों की गिरफ्तारी पर बवाल, सरकार है निशाना, क्या चुनाव है असल, चुनावों को है क्या भुनाना? ये महत्वपूर्ण सवाल जो हम पूछ रहे हैं ग्रे कार्ड में कि सरकार पर जिस तरीके से सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं तो क्या आगामी चुनाव को यहां पर भुनाने की कोशिश सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा की जा रही है? आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि ATS ने 2 आतंकियों को जैसे ही धर दबोचा, विपक्ष पूरी तरीके से सत्तारूढ़ सरकार, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हो गया और कहने लगा। सपा के मुखिया सबसे पहले आपको बताते चले अखिलेश ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा अपने बयान में कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो कहीं ना कहीं BJP की एक सोची समझी रणनीति है और आगामी चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। मैं BJP पर और राज्य की पुलिस पर यकीन नहीं करता हूं। और उसके बाद आपको बताते चले दूसरी मुख्य विपक्षी पार्टी BSP ने भी तुरंत ट्वीट कर दिया और कहा कि जिस तरीके से अब विपक्ष जो है इस तरीके के सवाल उठा रहा है तो कहीं ना कहीं चुनाव के पहले इस तरीके की गिरफ्तारियां होना सवालिया निशान जरूर खड़े करता है कि आखिर चुनाव से ठीक कुछ वक्त पहले इस तरीके की तस्वीरें आखिर क्यों सामने आती हैं। आपको बताते चले विपक्ष के इस तरीके के बयान के बाद तुरंत सत्तारूढ़ पार्टी BJP हमलावर हो चुकी और लगातार अब ये सवाल किए जा रहे हैं कि क्या आतंकियों की गिरफ्तारी होगी तो विपक्ष उनके खेमे में जाके बैठ जाएगा? इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए आनंद गोयल हैं, BJP के नेता है अरविंद कठेरिया जी हैं, सपा के नेता है सुरेश चंद्रा, BSP के नेता वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है आर्या न्यूज पर। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं अरविंद कठेरिया जी आपके साथ करूंगी क्योंकि अखिलेश यादव के बवाल जो बयान था उसने उत्तर प्रदेश में खासकर सियासी बवाल मचा दिया है। कहना क्या चाहते थे आखिर अपने वो बयान में? पल्लवी जी, भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक शुचिता को खत्म कर दिया है। इनको केंद्र में लगभग 7 वर्ष हो चुके आए हुए और प्रदेश में लगभग इनके 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। 4 महीना शेष है। मैं आपके माध्यम और आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं कि जब सरकार का चुनाव आता है, चुनाव का समय आता है, 2022 का समय आ गया है लगभग चुनाव का,
उसी समय इनको आतंकवादी मिलते हैं और उसी समय ये कार्रवाई करते हैं। हमारी समाजवादी पार्टी का खुला एक वो अपना प्लेटफार्म है कि यदि कोई देश का दुश्मन है उसके साथ सख्ती से कार्रवाई की जाए, किंतु जो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी जी की सरकार जो एक तरफा रवैया अपना रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कहा, जो हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, कि भाई हमें भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश पुलिस पे विश्वास नहीं है, क्योंकि बहुत सारे षड्यंत्र हैं जिसमें ये लोग संलिप्त पाए गए हैं। अब देखिए, इटावा का मामला था, एक एसएसपी चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि ये लोग बम लेके आए हैं, हमारे सर थप्पड़ मार दिया है। बताइए, आजमगढ़ में एक सीओ कह रहा है कि दलितों की महिलाएं तो मौज लेने के लिए होती है। अरे आदरणीय योगी जी, आप इन सब चीजों की जांच करवाइए। यदि कोई आतंकवादी कोई वहां पर एक पुलिस मिल जाता है, उसमें कार्रवाई करिए। यहाँ पर जो आपको वो आप वायरल वीडियो की बात कर रहे हैं, वहां पर जी। एक पुलिस, सुनिए ना, वहां पर एक पुलिस वाले ने ही कहा था कि यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो बम लेके आए हुए हैं, जो हथियार लेके आए हुए हैं और वो हमला कर रहे हैं। उसी वीडियो की बात कर रहे हैं ना जी? नहीं, तो मैं जो चुनाव में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में इटावा एसएसपी कह रहे हैं कि सर मेरे थप्पड़ मारा है और ये लोग बम लेकर आए हुए हैं, वो स्पष्ट पार्टी का नाम लेते हैं। अरे आप इन पे जांच कराइए। जो हजारों लोग तमंचा लहरा रहे थे उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उत्तर प्रदेश में लहरा, आप उन पे जांच करवाइए। कौन सी पार्टी का नाम लेते हैं एसएसपी? अरे वो भारतीय जनता पार्टी का सीधा नाम लेते हैं एसएसपी। तो उस मुद्दे पर एसएसपी साहब पे भरोसा है, और जब वही पुलिस गिरफ्तारियां करती है आतंकियों की, तो उस पर भरोसा अगर नहीं है। आतंकियों की गिरफ्तारी उस पर कार्रवाई करिए। मतलब आप जिसका अपनी नाम मर्जी के संलग्न है हिसाब उसको से जेल तय करेंगे भेजिए। कि किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं, देखिए, कब भरोसा केंद्र करना है, कब सरकार, नहीं, ये समाजवादी पार्टी तय करेगी। आप ये यदि कहना कोई चाहते हैं? आतंकवादी कोई पकड़ा जाता अगर है, आपको भरोसा इसका नहीं है, तो प्रदेश आपको ये सरकार वहाँ पर भी जिम्मेदार भरोसा है, नहीं है। इसकी केंद्र एक सरकार मिनट, जिम्मेदार। ठीक है कठेरिया आखिरकार साहब, हमारी उत्तर आपको प्रदेश पुलिस भरोसा कर नहीं क्या है, रही है? आपको राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं है, देखिए, कैसे भरोसा कर सकते हैं उस बयान पर? फिर जब आप गलत डिसीजन देंगे, जगह जगह आप राजनीति करेंगे, अरे आप डिसीजन राजनीति छोड़िए के ना, आप मुझे परिप्रेक्ष्य में पहले ये पुलिस का बताइए, गलत इस्तेमाल अगर करेंगे आपको तो कौन भरोसा करेगा? अगर आपको आप उत्तर बताइए। प्रदेश की इस जो पुलिस थी, इस कार्रवाई पर उसकी भरोसा नहीं है, तो उसी उत्तर प्रदेश के एक एसएसपी पर किस तरीके से भरोसा कर सकते हैं? जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जब ये बोला था, उस समय इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। उस बोले हुए ठीक है, सेंटेंस को इसमें जोड़ा जा रहा मतलब है। ठीक है, ये मतलब उन्होंने सुनील पहले कहा कौशिक था, जी इसके गिरफ्तारी बाद में हुई है। नहीं, एक मिनट सुनील कौशिक जी, मैं सीधा वो आपके जिला पास पंचायत आऊंगी और उसके ब्लॉक बाद। प्रमुख के चुनाव के परिप्रेक्ष्य ठीक में है, कही एक मिनट, गई। उसके बाद अनिल गोयल जी आपसे इसका जवाब लूंगी। सुनील कौशिक जी के पास जाना महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है। सुनील कौशिक जी, क्या अब सूबे का एक ऐसा व्यक्ति जो पहले सूबे को संभाल चुका है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो सपा के मुखिया हैं, वो उनके कंधों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस वक्त, और अब जा रहे हैं दोबारा से चुनाव लड़ने के लिए, तो अगर मैं कठेरिया साहब की बात को सही मानूं कि आतंकवादियों की जब गिरफ्तारी हुई उससे पहले उन्होंने इस तरीके का बयान दे दिया था, बिना जांच, बिना किसी सबूत के, क्या कोई पूर्व मुख्यमंत्री इस तरीके के फिर सवालिया निशान उठा सकता है? जांच होने देते, फिर अपना मुंह खोलते। सुनील कौशिक जी। नहीं, बिल्कुल पल्लवी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इस देश में तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जो सवाल के घेरे में आई हैं। जैसे प्रज्ञा ठाकुर के केस को आप ले लिया जाए, प्रज्ञा ठाकुर के केस को कांग्रेस की सरकार रहते हुए आतंकवादी घोषित करने का प्रयास किया, बीजेपी आई, जांचें बदली, जांच एजेंसी बदली, और प्रज्ञा ठाकुर पर जो आरोप लगे थे उसकी क्या स्थिति देखी, पूरे देश ने देखा। एक आरोप अजमेर में हुआ था 11 अक्टूबर 2007 को, अजमेर दरगाह पे, जहां पे 3 लोगों की मौत हुई थी, और उसमें सुरेश नायर और स्वामी असीमानंद सहित 7 लोग अरेस्ट हुए थे, जिन पे आरोप लगे थे बम ब्लास्ट के। उसमें 3 लोगों की हत्या हुई थी। वो 8 मार्च 2017 को कोर्ट ने बरी कर दिया और कोई आरोप नहीं पाए गए। तो जो ऐसी जब घटनाएं होती हैं, एक 13 मार्च 2010 में गुजरात एटीएस ने श्रीनगर के बशीर अहमद बाबा को आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया, ये पूरा देश जानता है। और 13 मार्च 2010 को के गिरफ्तारी के बाद 11 साल बाद उसको बाइज्जत कोर्ट ने बरी किया, और टिप्पणी ये की, एक एनआईए पे टिप्पणी की, कहा कोई भी सबूत आपने अभी तक नहीं दिया। तो जब ऐसी घटनाएं हो जाएं, जहां विपक्ष में रहकर के बीजेपी को दिखे कि हमारे लोगों को सताया जा रहा है, और निश्चित तौर से जब कोर्ट की कार्रवाई देखी गई तो वो बाइज्जत पाए गए, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे आरोप लगे, वो भी ऐसा हुआ। और मैंने अभी एक श्रीनगर की घटना भी, जो गुजरात में गुजरात की एटीएस ने उनको पकड़ा
और आरोप ये लगाया गुजरात दंगों में प्रभावित मुस्लिमों को हिजबुल मुजाहिदीन के लिए भर्ती कराने का उस पर आरोप लगाया। वो कोर्ट ने बेबुनियाद पाया। तो निश्चित तौर से जो आज यूपी में चल रहा है वो कुछ सवाल ऐसे हमारे इतिहास छोड़ चुका है कि सारी सरकार, कोई भी सरकार हो, आज बीजेपी की सरकार है इसलिए अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, और जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तो बीजेपी ने भी यही आरोप लगाए थे। तो निश्चित तौर से सवाल के घेरे में है कि कुछ एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से काम करती हैं या नहीं करती हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री को मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरीके का बयान देना चाहिए। जब उनकी सरकार थी तब आपने देखा होगा कि 2000 जब उन्होंने तमाम ऐसे केस थे जो वापस लेने का उन्होंने प्रयास किया और हाई कोर्ट ने उनको डांटा भी और एक सख्त टिप्पणी भी की कि ये हमारा काम है, सरकार का काम नहीं है कि कौन आतंकी है कौन आतंकी नहीं है। तो ये सब चीजों का जब फेस अखिलेश यादव जी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी और इतिहास में जाया जाए तो आतंकवादी में और जोत ने भी बड़े आंदोलन हुए हैं, जहां जनता को भी नुकसान हुआ, लोग मारे गए, सरकारी व्यवस्थाओं को भी चोट पहुंची, सरकारी संपत्तियों को भी खत्म किया गया, जलाया गया। लेकिन ये वो मुकदमे वापस हो सकते हैं। जैसे 2016 में हरियाणा सरकार ने जाट आंदोलन के दौरान हिंसा से संबंधित मामलों की वापस लेने की घोषणा की। क्यों की? क्या उसमें लोग हताहत नहीं हुए? क्या ट्रेनों की पटरियां नहीं उखड़ी? क्या देश अस्त व्यस्त नहीं हुआ? वर्ष 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों में संबंधित 131 मामलों को सरकार ने वापस लिया। क्यों लिया वापस? ये सब जानते हैं। दूसरी बात, जब योगी जी की सरकार आई तो योगी जी की सरकार आने के बाद योगी जी पे जो मुकदमे थे उनकी समीक्षा हुई और योगी जी ने कहा कि 20,000 मुकदमे ऐसे उस उत्तर प्रदेश में राजनीतिक मुकदमे हैं जिनको सरकार वापस लेगी। तो इस तरीके के जब विरोधाभास बातें होने लगे तो लगता है कि लोग कंफ्यूज होने लगते हैं। और आतंकवाद और राजनीतिक आंदोलन दोनों अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तमाम ऐसी एग्जाम्पल हमारे देश में मौजूद हैं। जैसे मैंने गुजरात वाला कहा, श्रीनगर से, 11 साल तक वो व्यक्ति जेल में रहा और 11 साल में जेल में रहने के बाद उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जैसे मैंने अजमेर का ला, 2007 से लेकर के 2017 10 साल तक असीमानंद और सुरेश नायर जैसे लोग जेल में रहे, वो बाद में बाकायदा कोर्ट ने उनको बरी किया। तो ऐसी स्थितियां जब देश में आ जाएं तो निश्चित तौर से उन एजेंसियों के ऊपर सवाल खड़े होते हैं जिन एजेंसियां वो जांच करती हैं। और ये आरोप भी लगते हैं, क्या वो एजेंसियां सरकार के इशारे पे काम करती हैं? क्या प्रज्ञा ठाकुर वाले मामले में बीजेपी ने चिल्ला चिल्ला के नहीं कहा था उस समय कि सरकार की एजेंसियां सरकार के इशारों पे काम कर रही हैं, हमारे लोगों को फंसाया जा रहा है? तो आज ये ऐसा उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर से एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है कि उनके ऊपर जो सवाल उठते हैं या सरकार के इशारे पे जो काम करती हैं उनको एक बार अपनी आत्मसमीक्षा करनी पड़ेगी उनको। ठीक है, अनिल गोयल जी। एक बार पीसीआर चेक कर लीजिए। अनिल गोयल जी की आवाज नहीं आ रही, लेकिन सुरेश चंद्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीएसपी के नेता। सुरेश चंद्रा जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? हेलो, सुरेश चंद्रा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, फरमाइए, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हो यार, आपने सुना सुनील जी को? देखिएगा, मैं ना तो सपा का कोई प्राधिकृत वक्ता हूँ, न सपा का कोई कार्यकर्ता हूँ, न सपा का कोई वकील हूँ, लेकिन एक बात सोचने के लिए जरूर हम मजबूर हैं कि जो अभी कल परसों चुनाव हुए, उन चुनावों में जो एक तरह का युद्ध जैसा हुआ, गोली चार्ज भी हुई, लाठी भी चली और भी तरह के झगड़े फसाद हुए, तो क्या ये मिनी आतंकवाद से कम है? मैं फुल फ्लेज आतंकवाद तो टेररिस्ट नहीं बता रहा, लेकिन जिनकी इतनी हिम्मत पड़ जाती कि सरेआम किसी बहन बेटी के कपड़े उतार दें, उसको बेइज्जत कर दें, किसी को भी शूट आउट कर दें, गोली चला दें, तो क्या ये आतंकवादी नहीं है? तो वो कौन थे? उसके लिए बीजेपी क्यों नहीं जो मतलब कुछ दिमाग लगाती है कि इस तरह के सगुफे छोड़ करके, जिनका जिक्र हुआ सोम संगीत साहब ने ये कहा,
तो क्या सोम संगीत साहब से मुकदमा नहीं हटाया? लेकिन हाँ, मैं बीजेपी को फिर भी एक धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सरकार के लिए एक तरह का सर्टिफिकेट दे दिया, माननीय बहन जी को दे दिया कि माननीय बहन जी अनुशासन प्रशासन में सक्षम है, हमारे समय में भी कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई और आतंकवाद पर पूरा कंट्रोल रहा। कौन कहता है? आज हम ये बिल्कुल आज एक मैं बात कह सकता हूँ दावे के साथ कि बीएसपी का ये पैगाम स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम, और इस चीज को बीजेपी भी मान गई है। नहीं तो जब वो सपा का जिक्र कर सकती है तो वो हमको भी बदनाम कर सकती है। इसलिए हम सोचे जरूर कि क्या इस तरह के सगुफे छोड़ करके इस तरह के मुद्दे उठा करके जो जनता के काम हैं उनसे दूर क्यों भाग रही है बीजेपी? सही मायने जनता की सुरक्षा करना काम नहीं है क्या? आए बोले जनता की सुरक्षा करना काम नहीं है क्या? नहीं मुझे क्या चांसेस, क्या रोटी मकान के क्या उत्तर? एक बार पीसीआर जरा से चेक कर लिया। चंद्रा साहब की आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, समझ में नहीं आ रहा हो क्या कर रहे हो। दोबारा कांटेक्ट करेंगे सुरेश चंद्रा जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, दर्शक समझ नहीं पाएंगे आप कौन से तथ्य रख रहे हैं। लेकिन गोयल साहब जुड़े हुए हैं। गोयल जी, अब आवाज पहुंच रही है आप तक? मैडम आवाज पहुंच रही है आप तक? पल्लवी जी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है। जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो संदेह के घेरे में है, कहना है कठेरिया साहब का और इसके साथ साथ चंद्रा साहब का भी। जवाब दीजिए। पल्लवी जी, सही बात यह है कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना जरूरी है, लेकिन विपक्ष जिम्मेदार भी हो। जिस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है या जिस तरीके की गैर जिम्मेदाराना डिबेट कर रहे हैं, ऐसे विपक्ष की देश को आवश्यकता नहीं है। आप जब जिस पुलिस पर आप विश्वास नहीं करते, उसी पुलिस पर के आरोपों को आप टीवी पे डिबेट पे लाते हो। आतंकवादी अगर गिरफ्तार होते हैं तो उसको भी समय और टाइमिंग के साथ जोड़ते हो। भाई आतंकवादी है, डकैती है, चोरी है, वो जब भी जहां पकड़ा जाए वो पकड़ा जाएगा, उसका कोई समय तय नहीं होता। लेकिन इसको भी चुनाव के समय से जोड़ रहे हैं। और ये जब राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, मुलायम सिंह ने निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाई थी, वो तो उनकी पुलिस ठीक है, वो तो इनको ठीक लगता है। लेकिन आज जो आतंकवादी 15 अगस्त पर विस्फोट करना चाहते थे, देश में दहशत फैलाना चाहते थे, अगर उन आतंकवादियों को गिरफ्तार कर रहे हैं तो ये आतंकवादियों के साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। अब इनको ये फैसला करना पड़ेगा कि यूपी की जनता की सुरक्षा जरूरी है या आतंकवादियों की सुरक्षा जरूरी है। आप गाली दो योगी जी को, आप गाली दो बीजेपी को, आप गाली दो नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन कम से कम आतंकवादियों के साथ तो खड़े मत हो। आपके बयान जब आतंकवादियों का समर्थन करेंगे तो इससे ज्यादा गिरने की कोई भी बात नहीं हो सकती। और जिस तरीके से ये एक आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, कभी कहीं भाग रहे हैं, कभी कहीं भाग रहे हैं, कभी कहीं भाग रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं आपके सवाल का। कठेरिया साहब गलत बता रहे हैं, कभी उस पुलिस को सही बता रहे हैं, कभी कोर्ट को सही बता रहे हैं, कभी कोर्ट को गलत बता रहे हैं। इसका मतलब जो बात मेरे अनुकूल है वो किसी ने नहीं। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं ना, अब जवाब ले लेते हैं अनिल गोयल जी। अरविंद जी, ठीक है, तो इसलिए पूरा मेरा बड़ा हो चुका कहना है लगभग। ठीक है अनिल गोयल जी, आप बोलना, ठीक है। आपको मैं क्या, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है, उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष लगभग पूरे होने जा रहे हैं देश के हित में और सोचो, अभी तक आपने किसी प्रकार का विकास नहीं किया है। और यूपी आप के सोशल मीडिया पर हो रहे प्रचार से बहुत परेशान हैं। के हित में बात मत करो। आदरणीय योगी जी को भी लग रहा है कि 2022 में अब हम नहीं आ पाएंगे, लिहाजा आप लोग गलत चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, राजनीतिक सुचता है उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी हैं, सीबीआई है, ईडी है, एटीएस है। अरे यदि कोई 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं, आप जांच करिए, उनको गिरफ्तार करिए, उनको सजा दीजिए। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय उत्तर प्रदेश में बहुत सारी
समस्याएं हैं उस पर ट्वीट करते हैं। बहुत सारे महिलाओं के चीर हरण हुए, उसमें वो बोलते हैं कि महिलाओं को किसी तरह इज्जत बनाई जाए। बहुत सारे दलित अत्याचार हो रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय उस पर बोलते हैं तो कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का जवाब नहीं देता है। और अगर उन्होंने कोई शब्द वो भी समय के पहले, गिरफ्तारी के पहले बोला है, आप लोग उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। आप लोगों को इस हरकत से बाज आना चाहिए। ये राजनीति करना बंद करिए। आप विकास की राजनीति नहीं कर सकते हैं। आपने 5 साल में उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया है, एक सड़क नहीं बनवाई है आपने उत्तर प्रदेश में। आप ये कोरोना काल में एक सांस को राम भक्तों में गोली चलाने वालों के साथ पता नहीं जो राम भक्तों में गोली चला रहे हैं कार्यकर्ता नहीं होते, कम से कम अपने गिरहमान में झांको और गिरहमान में झांक करके कम से कम अपने अंतरात्मा से तो बात करो कि किसके साथ खड़े हैं, कोई नहीं काम कर रहे हैं, जो देश को बर्बाद करने के लिए तैयार है, जो देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, जो देश में बम ब्लास्ट करना चाहते हैं, जो हमारा स्वतंत्रता दिवस नहीं मनने देना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ खड़े होकर के आप यहाँ पर बात करेंगे क्या? विकास की राजनीति पर बैक फुट पे हैं। आपके पास इस समय कोई उपाय नहीं है। 2022 के चुनाव में आप हारने जा रहे हैं। हम चुनाव की राजनीति नहीं करते, हम जनता के हित की बात करते हैं, हम जनता के लिए लड़ते हैं। हमारा यूपी के जनता का विकास हमारा एजेंडा है। यूपी का विकास हमारा एजेंडा है। हम कभी वोटों की राजनीति नहीं कर रहे। आप वोटों की राजनीति कर रहे हैं। आतंकवादी पकड़े तो उन पर वोटों की राजनीति शुरू हो गई। आप उसको वोटों की राजनीति शुरू देख रहे हैं और आप आरोप हम पर लगा रहे हैं। ठीक है अरविंद कचेरिया साहब, अरविंद जी अरे आप बीच में कैसे पुलिस पर भरोसा है या नहीं है? देखिए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने बोला है, वो जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए हैं, जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, अरविंद जी उसमें जो सीधा हमारी महिलाओं सवाल है, के सीधा जवाब दीजिए मुझे, लोगों के साथ सीधा जवाब दीजिए मुझे। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा है या नहीं है? लाग लपेट मत करिए प्लीज। जब लगातार देखिए उसका मतलब ये है कि जब लगातार पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। देखिए जब हमारा कैंडिडेट पर्चा नहीं भर पा रहा है, हमारे कैंडिडेट अंदर नहीं जा पा रहे हैं, तो हम पुलिस पे कैसे भरोसा कर दे? पल्लवी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इसका मतलब भरोसा नहीं है। हमारे 50% से ज्यादा लोग पर्चा दाखिल नहीं कर पाए, अंदर नहीं जाने दिया, उनको किडनैप कर लिया गया, तो कैसे भरोसा कर ले? उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है? ठीक है 1 मिनट। अरे भाई साहब इससे पहले आप सत्ता में थे अनिल गोयल जी, आप जवाब दीजिएगा। इससे पहले आप सत्ता में थे बीजेपी की वैक्सीन है, इससे पहले बीजेपी की वैक्सीन है, हमारे डॉक्टरों के इंजीनियरों की तो वैक्सीन क्या है। आपको लगता है कि बीजेपी ने ऐसा कोई कार्य किया कि सबसे निचले स्तर से यानी कि होमगार्ड से शुरुआत करी और ऊपर से लेकर के पूरे पुलिस महकमे को पूरे उत्तर प्रदेश में चेंज कर दिया, जिसकी वजह से अब जब बीजेपी सत्ता में आई है तो सपा को इस वजह से भरोसा नहीं है? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि जो आपकी सरकार में वहां पर तैनात थे वो बीजेपी ने नीचे से उठा करके ऊपर तक सबको साइड कर दिया हो। पल्लवी जी आप इन्होंने कमिश्नरी बनाई, आप किसी भी जिला में ले लीजिए, इन्होंने सामाजिक संतुलन नहीं बनाया है। इनके जो एसएसपी और जो इनके आईएएस हैं, इनके अपने फेवर के लोग हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में आदरणीय योगी जी की सरकार में इनके 200 विधायक लगातार ये बोलते चले जा रहे हैं कि हम थाने से एक मोटरसाइकिल छुड़ाने की हैसियत नहीं रखते हैं। ऐसा पता नहीं क्या कह दिया है प्रशासन को, तो ये तो अच्छी बात है। कोई सुनने का नाम नहीं ले रहा है और कोई आदमी इनका राजनीतिक व्यक्ति कोई मदद नहीं कर पाता है। समाज में इतनी दिक्कतें हैं, लोगों के साथ इतनी समस्याएं हैं, कोई इनका विधायक एक सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिला पाया। अरे ये अपनी मेरा सवाल क्या था? आप विधायकों पर पहुंच गए, ऑक्सीजन सिलेंडर पर पहुंच गए। सवाल सीधा है, सीधा और स्पष्ट है। उसी का सवाल जो मेरा सवाल है सिर्फ उसका जवाब दीजिए, इधर उधर मत लेके जाइए चर्चा को मेरी। जो सवाल था सिर्फ उसका जवाब। क्या ऐसा मुमकिन है कि बीजेपी ने एक सोची समझी साजिश के तहत कि आगामी चुनाव में उनकी जीत हो सके है, पूरे पुलिस महकमे को, पूरे उत्तर प्रदेश के एक होमगार्ड से लेकर के ऊपर तक सबको चेंज कर दिया हो? क्या ऐसा मुमकिन है? सपा को ऐसा लगता है? बिल्कुल ये सत्य है। 2022 के चुनाव के लिए जिस तरह से
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फेवर में लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, ये बौखला चुके हैं और इन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। तो इसका मतलब एक मिनट, ठीक है, सख्त निर्देश में मत जाइए, इसका मतलब ठीक है, अगर एक मिनट अगर सपा की सरकार आती है, आप अभी बोलिए, अगर सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तो क्या आपका अगला कदम यह होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को पूरी तरीके से साफ और सुथरा कर दिया जाएगा? क्योंकि आपकी नजरों में तो होमगार्ड से लेकर के ऊपर तक सारे के सारे भ्रष्ट हैं और अभी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। सबको चेंज करेंगे। समाजवादी पार्टी जब भी सरकार में आती है उसका निष्पक्ष काम होता है। आप आगे का बताइए, भरोसा नहीं क्या कहने जा रहे हैं? आप आगे का बताइए। यदि हमारी 2022 में हमारी सरकार 100% बनने जा रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी होमगार्ड से लेकर के सबको चेंज करेंगे। आप क्यों चेंज करेंगे? अगर कोई अच्छा है तो अच्छा रहेगा और गलत है तो गलत किया जाएगा। ऐसे चिट्ठी भी मेरी पटरी मेरी कैसे चलेगा अरविंद जी? पहले ये बताइए, ईमानदार अफसर ऐसे कैसे चलेगा अरविंद जी? रखा जाएगा एक तरफ आप कह रहे हैं, कहिए ना, कहिए कि उसमें कुछ ईमानदार है। आप एक शब्द में पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस को भ्रष्ट कैसे साबित कर सकते हैं? ये कैसे कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन पर भरोसा ही नहीं है? जांच होने दीजिए, एटलीस्ट गिरफ्तारियां हुई हैं, जांच होने दीजिए, मुद्दे को आगे पहुंचने दीजिए। ऐसे कैसे कह दिया आपने? एक तरफ आप कह रहे भरोसा भी है, एक तरफ आप कह रहे भरोसा नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? इस तरीके से नहीं चलेगा ना अरविंद जी। आप या तो कहिए कि आप होमगार्ड से लेकर के सबको चेंज कर देंगे, कहिए आप अभी आप मेरी डिबेट में कहिए, आप कहिए ना, आप कहिए, मान लिया, मैं कह रही हूँ, मान लेते हैं सरकार आ गई, कहिए ना, कहने में कोई दिक्कत हो रही है? अरविंद कठरिया साहब, कहने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है कहने में? कोई दिक्कत? अरे एक मिनट, भाषण ये नारेबाजी नहीं, रैली नहीं है, कोई डिबेट है मेरी। मेरा सीधा सवाल स्पष्ट जवाब दीजिए बस उसका। नीचे से लेकर के ऊपर तक सबको चेंज करेंगे? क्योंकि सब पर सवाल है ना, पुलिस पर ही भरोसा नहीं है, ये कहा अखिलेश यादव ने। पल्लवी जी देखिए, जब उत्तर प्रदेश में एक पुलिस कप्तान होता है, पुलिस कप्तान के इशारे पे और इंस्पेक्टर और थानेदार काम करते हैं। देखिए, मेन हिट किया जाता है कप्तान को, डीएम को। डीएम के अधीनस्थ और अधिकारी होते हैं। आप एक पत्रकार हैं, आप समस्त पुलिस को क्यों बोल रही हैं? यदि अगर मैंने नहीं, अखिलेश यादव ने बोला, मैंने नहीं, अखिलेश यादव ने बोला है। आपकी जानकारी को यहाँ पर दुरुस्त कर दूं, मैंने नहीं, आपके मुखिया ने यह कहा कि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है। अनिल गोयल जी, पल्लवी कठरिया जी नहीं समझ पा रहे हैं। आप समझिए, अखिलेश जी ने ये नहीं कहा कुछ पुलिस वाले, अखिलेश जी ने कहा मुझे उत्तर प्रदेश की पुलिस पे ही भरोसा नहीं है। वही सवाल मेरा है ना, फिर कुछ कम और ज्यादा नहीं कहा ना, कुछ और दूसरा कठरिया जी, एक बात का आप जवाब दे दीजिए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की सुरक्षा में उत्तर प्रदेश की पुलिस ही लगी है, क्या वो उसको वापस करेंगे क्या? अरे उत्तर प्रदेश पुलिस का मतलब होता है सुप्रीम पावर। बात समझिए, कभी कोई बड़ा नेता कोई निशाना साधता है तो सुप्रीम पावर पर, उनका सीधा निशाना योगी जी पे है। किसको? डीजीपी पे नहीं है भाई, योगी जी जैसे डीजीपी पे नहीं है, डीजीपी पे नहीं है। देखिए सुनिए, डीजीपी हो या योगी जी हो, एक मिनट, सब तो डीजीपी अभी पल्लवी में जरा इनको आंखें खोल दो, इशारे पर काम करते हैं। अभी इनकी आंखें खोल दो कठरिया जी की, जो वर्तमान में डीजीपी हैं वो आपकी सरकार के बड़े खासम खास रहे हैं। वो तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी रहे हैं यहाँ यूपी में। और इस समय वर्तमान में डीजीपी जो हैं, सबसे पहले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने उनको शुभकामनाएं दी। शुभकामनाएं देना अलग चीज, कोई भी जब उत्तर प्रदेश में पहले वाले डीजीपी को पहले वाले डीजीपी को तो नहीं दी, पहले वाले डीजीपी को शुभकामना नहीं दी। आप कौशिक जी बात समझिए, जब बीजेपी की सरकार है, उनके जो अधीनस्थ या उनके साथ जो भी ऑफिसर्स है, देखिए जैसा वो चाहते वैसा काम हो रहा है, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही। यही कठरिया जी आप, अरे कठरिया जी, आपकी यूपी में 3 बार सरकार रही है, ये आपको पता है अच्छे से कि सरकार के इशारे पे ही सारे अधिकारी काम करते हैं, तो इसमें कौन सी नई बात है? लोकतंत्र तो तभी मजबूत होगा जब सरकार की मंशा के हिसाब से अधिकारी काम करेंगे। किसी सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, बताइए आप। आपकी सरकार में तो नंगा नाच लोगों ने देखा है। अरे कैसी बात कर रहे हैं? अरे आपकी सरकार, अरे नहीं, ये बिल्कुल सही बात करिए। 2016 में पंचायत के चुनावों को लेकर के 2016 के याद है आपको? 2016 के याद है आपको? मुझे सब याद है। क्या था उसमें? कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा जीवन में ऐसा नहीं हुआ जैसा इस बार हुआ है।
लोग पर्चा दाखिल नहीं कर पाए, चुनाव किस बात का? ठीक है, एक मिनट, चुनाव कमीशन आप ये बताइए, आप सुनील जी, क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सियासत लगातार की जा रही है? सुनील जी, आपकी नजर से। नहीं, दोबारा मैं सुन नहीं पाया। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर क्या सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ना अभी शुरू में, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां सवाल उठते हैं, लेकिन हर मुद्दे पर राजनीति नहीं हो सकती है। यह विपक्ष का भी एक काम होता है, और विपक्ष मजबूत हो या कमजोर हो, ये उसकी जनता ने, उस प्रदेश की जनता ने उनको दिया है। अब आपको कमजोर होकर भेजा है, तो आप समझो कि आपको इस लायक इस प्रदेश की जनता ने नहीं समझा कि आप विपक्ष की भूमिका भी बहुत अच्छे से निभा सकते हो। अब भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं, और तमाम ऐसे मुद्दे ऐसे होते हैं जहां सरकार के साथ खड़ा होने का काम विपक्ष का होता है। ऐसे तमाम मुद्दे होते हैं, हर मुद्दे पर राजनीति नहीं की जा सकती है, और राजनीति करने के लिए भी तमाम मुद्दे होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के हो, गरीबी से लेकर के हो, जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून है, तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा बहुत अच्छा बिल है, इसमें 1% भी गुंजाइश नहीं बची है कि हम उंगली उठा सकें, लेकिन ऑन कैमरा आते हैं तो कुछ और कहने लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के साथ खड़े हो गए। विरोध के लिए विरोध नहीं हो सकता है, यह तो जनता से संबंधित ऐसे मुद्दे हैं जहां जनता की सुरक्षा का मामला है, जनता के विकास का मामला है, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं, तो सरकार के साथ खड़े होने में विपक्ष को क्या है? ये जनता देखती है ना कि यदि हमारे हित की बात सरकार कर रही है और विपक्ष विरोध कर रहा है, तो निश्चित तौर से चुनाव में जो स्थिति आप देखने को मिलती है वो दिखती है। 2014 में देखा, 2019 में देखा। और यूपी की जनता इतनी समझदार है, ये सारे राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा। तीन चुनावों की बात करिए, यदि मायावती को पूर्ण बहुमत मिलता है तो विपक्ष में बैठने लायक 2012 में नहीं मायावती जी रही, और जब 2012 में समाजवादी पार्टी को मिलता है तो 2017 में बहुत अच्छी विपक्ष की भूमिका में नहीं रहे, पूर्ण बहुमत जनता ने समर्थन दिया। तो ये सारे राजनीति, चाहे बीजेपी हो चाहे सपा बसपा हो, ये बहुत अच्छे से समझें कि प्रदेश की जनता आसपास के प्रदेशों की तरह नहीं है। बिहार नहीं है ये, पंजाब नहीं है, हरियाणा नहीं है, मध्य प्रदेश, राजस्थान नहीं है ये। यहाँ की जनता सब समझती है अच्छे से। ठीक है, और निश्चित तौर से विपक्ष की भूमिका में रहते हुए यदि आप जनता के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार के साथ हो गए तो निश्चित तौर से कुछ और आंकड़े होंगे। ठीक है, अनिल गोयल जी, सारी खुफिया एजेंसियां आपके पास है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, फिर भी किसकी सरपरस्ती में पनाह लेकर के छुप जाते हैं आतंकवादी? क्योंकि आपकी नजरों में तो जिनको गिरफ्तार किया गया वो फिलहाल के लिए तो आतंकवादी है ना, जांच अभी चल रही है। पल्लवी जी, सही बात यह है कि सरकार अपना काम कर रही है और सारी एजेंसियां ईमानदारी से काम कर रही हैं। ये जो अपने समाज पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, इनको ना तो विश्वास देश के डॉक्टरों पर है, ना विश्वास देश के वैज्ञानिकों पर है, ना विश्वास इनका कोर्ट पर है, ना विश्वास इनका पुलिस पर है, ना विश्वास इनका सेना पर है, इनका विश्वास, और ना ही इनका विश्वास यूपी की जनता पर है। जिस जनता ने बहुमत के साथ सरकार बनी, ना उस पर विश्वास है। इनको सिर्फ और सिर्फ चमचागिरी करना, नेताजी के जिंदाबाद के नारे लगाना, उसके अलावा कोई विश्वास नहीं है, जिसकी वजह से ये पार्टी पूरी तरीके से नीचे जा रही है। आज इस पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ। मेरा सवाल ये नहीं था कि विपक्ष की खामियां क्या है, आप वो गिनवाइए। मेरा सवाल गोयल साहब ये है कि किसकी सरपरस्ती में रहते हैं? मार दिए गए क्या? अभी तक आपकी जांच पूरी हुई है? आप लोग क्या कर रहे थे? जम्मू कश्मीर का वो इंस्पेक्टर पकड़ा गया था, वो जांच बताया आपको क्या है जांच का? गोयल जी जवाब दीजिए। जहाँ जांच करनी चाहिए वहाँ जांच नहीं करते। 2 आतंकवादी पकड़ लिए, पूरी दुनिया में शोर मचा रहे हैं। अरे उनको सजा दीजिए। आप प्रदेश में हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं। चलो आपने ये तो माना गोयल जी कि वो आतंकवादी हैं। चलिए गोयल साहब क्या करेंगे? पल्लवी जी जवाब दीजिए। गोयल साहब मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, दीजिए जवाब। तो क्या जवाब मांग रहे हो आप बताओ ना, मैं उनके नहीं सुन पाया क्या कह रहे उन्होंने। आप अपने सवाल का जवाब दीजिए। अरे कठेरिया जी प्लीज, समय की कमी है, इस तरीके से टोका टिप्पणी करेंगे। आपके समय में आप वो नहीं बोले थे, शांति के साथ आपको सुन रहे थे। अनिल गोयल जी, किसकी सरपरस्ती में पनाह लेकर के आराम से बैठे रहते हैं ये आतंकवादी? देखो, आतंकवादी बैठे हुए हैं, इसमें लोगों जिनको भी है उनको भी नहीं बख्शा जाएगा, जिसकी भी सपोर्ट है उनको भी पकड़ा जाएगा। आप एक बात देखें कि अगर पुलिस एक्शन में है, एटीएस एक्शन में है, सरकार एक्शन में, जब भी ये पकड़े जा रहे हैं
अगर एक्शन नहीं होती तो पकड़े नहीं जाते, पना तो इन्हें पहले से दी हुई है। लेकिन और विपक्ष जिन्होंने कह रहा है बना दी टाइमिंग गलत थी। जिन वजह से भी ये है, सुरेश चंद्रा जी, किसी सुरेश को भी चंद्रा नहीं जी, पकड़ा जाएगा। अगर सरकार को कोई टिप मिलती है और जैसा कि जांच में सामने आया है एक, अरे सुरेश चंद्रा जी सवाल सुनिए पहले। अरे आतंकवादियों को चंद्रा भी साहब सवाल सुनिए। अगर जांच में जो सामने आया है कि 15 अगस्त को राज्य को दहलाने की कोशिश ये स्लीपर सेल्स कर रहे थे, अगर पुलिस को कोई टिप मिली, एटीएस को कोई टिप मिली और उसके आधार पर उन्होंने उन आतंकवादियों की गिरफ्तारी की, तो क्या सरकार को ये ध्यान में ये सोचना चाहिए था कि नहीं अभी चुनाव आने वाले हैं, अभी गिरफ्तारी नहीं करता हूं वरना विपक्ष है तौबा मचाने लगेगा, चुनाव के बाद करूंगा मैं तैयारी, तब तक जल जाने दे राज्य को। नहीं विपक्ष ये तो नहीं कह रहा कि अगर जैनून क्रिमिनल है, जैनून कोई टेररिस्ट है, उसकी बचाव में तो कोई नहीं है, लेकिन जो हम अपनी वकालत कर रहे हैं कि भी हमने ये किया वो किया, क्या आतंकवादियों को वहां तक नहीं छोड़ने गए, तारकंद तक, काबुल तक नहीं छोड़ने गए, वो तो थे, लेकिन उसमें हम नहीं जाते। हम तो केवल ये जाते हैं जो विकास की बात कर रहे हैं, तो उस विकास के लिए 15 लाख रुपए आ गए। कितना विकास हो गया? ये शगुफे नहीं है तो क्या है? कितनों को रोजगार दे दिए, कितने कॉलेज और स्कूल खोल दिए, कितनों के हॉस्पिटल खोल दिए। अभी जब कोविड-19 की जब आप मतलब मुद्दे से मेरे दर्शकों को भटकाते हैं तो बड़ा दुख होता है ये सोच के कि आप जैसे दिग्गज नेता किस तरीके से एक वे में जब डिबेट जा रही होती है तो उसको इधर उधर घुमाने की कोशिश की जाती है। मेरा सीधा सवाल आपसे ये था, क्या टाइमिंग का वेट करना चाहिए था सरकार को कि नहीं बीएसपी ये बोल देगी कि टाइमिंग गलत थी, अभी चुनाव आने वाले थे इस वजह से गिरफ्तार किया गया, अभी नहीं करता हूं, इसका जवाब दीजिए। सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था या फिर टाइमिंग का वेट करना चाहिए था? यदि वो जेन्युइन है बिल्कुल होगा, एनकाउंटर भी होगा, पकड़ना ही नहीं। यदि कहां से जुड़ गया? क्योंकि हमारा है मालिक। अरे यदि कहां से जुड़ गया? अब आप जब कह रहे हैं आतंकवादी हैं, आतंकवाद से जुड़े हुए हैं, आतंकवाद साथ जुड़े हुए हैं, अलकायदा से जुड़े हुए हैं, अब बस इसमें यदि कहां से जुड़ गया? यदि का मतलब आपको अपनी सरकार पर विश्वास नहीं है, आपको प्रशासन पर विश्वास नहीं है, आपको अपनी पुलिस पर विश्वास नहीं है, और यदि कह करके चीजों को क्यों आतंकवादियों को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्यों आतंकवादियों की सपोर्ट करना चाहते हैं? सकते हैं अगर पुलिस भी क्या और अगर हो पा रहा है एनकाउंटर, ऐसा नहीं है। बसपा के बचाव में नहीं, किसी भी के बचाव में नहीं है, बसपा का नहीं है। तो हमने जो गुंडा का गुंडा किन अकेले आप इस बात ठीक है, ठीक है कठेरिया साहब, सीधा और स्पष्ट सवाल, और समय की कमी है तो उम्मीद करती हूँ कि सीधा ही सवाल, मेरे सवाल का जवाब जो है मिलेगा। स्लीपर सेल्स थे, जांच में आया है, ये लोग क्या होते हैं? पल्लवी जी, इसके पूर्व सरकारें जब किसी आतंकवादी को पकड़ती थी तो लोग जान नहीं पाते थे। ये बहुत गुप्त चीजें होती हैं, ये पोस्टर छपवाने की और एडवर्टाइज करने के लिए नहीं होती है। मैंने यही कहा, मेरा समय की कमी है तो स्पष्ट जवाब मैं बता रहा हूँ, स्पष्ट जवाब दे रहा हूँ। ये कोई प्रचार करने वाली चीज नहीं है, इनके पास बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं। पहली बात तो वहां पर ऐसे कैसे वो उपस्थित हो गए, इतने औजार कहां से आ गए? आखिरकार इनकी पुलिस और एनआईए वगैरह क्या कर, एटीएस क्या कर रही है? लापरवाही इन लोगों की है। कायदे से हम लोगों को इनको बोलना चाहिए। मैं अपना सवाल दोबारा दोहराती हूँ, समय की कमी है, उसके बाद सीधा मैं सुनील कौशिक जी आपसे सरकार है, ये लोग जिम्मेदार हैं। ये रैली नहीं है, मैं दोबारा कह रही हूँ कठेरिया साहब, बताइए आराम से प्लीज। मेरा सवाल ये, स्लीपर सेल्स कौन होते हैं आखिर? क्योंकि जांच में यही आया है स्लीपर सेल थे। स्लीपर सेल जो आतंकवादी घटनाओं में लिप्त होते हैं उनको स्लीपर सेल्स बोलते हैं, जो आगे की प्लानिंग करते हैं। अच्छा। जैसे मान लो 15 अगस्त हो गया या 26 जनवरी हो गई, जब हमारे देश में खुशी का माहौल होता है उस समय कुछ नुकसान पहुंचाना, लोगों की जान को लेना। कहां से आते हैं समझे? ये कहां से आते हैं? देखिए, ये जो इसेंट्रिक माइंड होते हैं, जैसे मान लो सपोज करो हमारे पाकिस्तान है, ठीक है ना, अब वहाँ इस तरह का कुछ होता है कि भाई नौजवान है जो कम पढ़े लिखे लोग, उनको पैसा देके और इंडिया के खिलाफ भड़काना।
अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी भारत में हो रही है तो सरकार की जिम्मेदारी है उनको सजा दे, पकड़े, फांसी करे। कठेरिया साहब, ज्ञान की कमी है आपके पास। जी जी जी, पता है आपको। अखिलेश यादव को भी बताइएगा कि एक बार स्लीपर सेल होते क्या है, क्योंकि जिस तरीके से आप जवाब दे रहे हैं मुझे लग रहा है अखिलेश यादव पल्लवी के जी पास हम भी- यहाँ इंग्लिश का सुनिए इंटरव्यू मेरी बात, देने नहीं आए हैं, सुनिए, हमारी सुनिए बात मेरी बात, आतंकवादियों सुनिए पे हो मेरी रही है। बात, सुनिए मेरी समझे? बात। दिक्कत यहीं पर है ठीक है कि ना? आखिर स्लीपर सेल है कौन जो हमारे बीच भी रहते हैं, हमारी ही तरह रहते हैं, सालों तक अरे रहते तो मैंने हैं, क्या कहा? आकाओं से उन्हें कंट्रोल किया जाता है। अरे नहीं प्रभु, नहीं, एक आतंकवादी मिनट, हो, एक मिनट, बहुत हो गया। आतंकवादी सुनिए कोई मैंने, एनिमल्स इसलिए तो मैंने नहीं होते टोका हैं, ही नहीं इंसान बीच होते में हैं, आपको। वो इंसान टोका ही इंसानों के नहीं बीच में मैंने रहते हैं। आपको। आपने कहा आपको पता नहीं है, मैं आप कह रहा हूँ आपको नहीं पता। मैंने टोका नहीं ना आपको। नहीं नहीं, क्यों नहीं तो टोका? समय आपने की ये भी कैसे कमी है, बोला कि मेरे आपको पास पता जवाब नहीं मैंने है? पूरा सुना, बस। स्लीपर सेल क्या है? इतना ही अपनी था। प्लानिंग के तहत स्लीपर काम सेल करते क्या था, हैं। मुझे जब सिर्फ वो उतना आतंकवादी जानना है, था। थोड़ा पढ़ सारे लीजिएगा इंसानों के साथ तो रहते हैं, बेहतरीन कहाँ तरीके रहेंगे से वो? अखिलेश हम यादव लोगों भी के बीच बोलने में से रहते पहले हैं। ये समझ पाएंगे कि आखिर जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है ये अचानक से कूद के नहीं निकल आते हैं। हाँ, सुनील गिरफ्तार कौशिक किया जी, जाता है, आखिरी जिसका पर्ची प्रतिक्रिया मैंने छपवाइए, कहा था मैं पोस्टर आपकी तरफ से लगवाइए, लूंगी। चुनाव में उसका विपक्ष जिस इस्तेमाल तरीके करिए। से लगातार आज आतंकियों उनको को सजा लेकर देने का के काम है तो सवाल सजा कर नहीं रहा दे है। रहे। बस इनकाउंटर एक क्यों नहीं कर मिनट, देते हैं? ठीक है, उनका यही ठीक है। इनकाउंटर करिए ना। अरे कोई पढ़ आतंकवादी लीजिएगा है। थोड़ा सा कठेरिया साहब। चुनाव के सुनील कौशिक समय जी, ऐसा नहीं करा जाता विपक्ष कि जिस तरीके से आतंकियों की गिरफ्तारी पर सवाल लगातार कर रहा है और सरकार ने जिस तरीके से कार्रवाई की वो भी एक संदेह के घेरे में अब आ चुकी है। आगामी चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं इस तरीके का बवाल हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपकी नजर में क्या है? नहीं, देखो, बिल्कुल चुनाव जब नज़दीक होता है तो ये निश्चित तौर से इस तरीके की घटनाओं का प्रभाव पड़ता है और कौन धर्म से, कौन जाति से लोग जुड़े हुए हैं इसका प्रचार प्रसार राजनीतिक दल सारे लोग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप किस धर्म से संबंधित है, किससे है। ये चाहे राजनीतिक दल कहते रहें कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब धर्म पे बात आती है तो निश्चित तौर से सारे राजनीतिक दल चिल्लाते हैं। और जो भी ये घटनाएं हो रही हैं निश्चित तौर से मुझे लगता है कि कुछ और नाम भी आगे आएंगे निकल के। हो सकता है उनके पीछे किसी और राजनीतिक दलों की मंशा निकल के आए, या हो सकता है कुछ ऐसे प्लान तरीके से किया गया हो कि 2022 में चुनाव आने वाला है उसमें खौफ पैदा किया जा सके। ये सारी जांच रिपोर्ट में आएगा निकल के। लेकिन ये बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि इन घटनाओं का प्रभाव चुनावों पर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा कि आखिर में वो यूथ बेरोजगार जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वो आखिर में इनकी बातों में आ कैसे जाते हैं, इसका एक स्थायी समाधान होना चाहिए। और दूसरा, हमारे पास तमाम ऐसी एजेंसियां हैं, यदि हम इनको पकड़ पाते हैं तो बहुत देर हो जाती है। लेकिन निश्चित तौर से एनआईए इसके लिए मैं धन्यवाद की पात्र है, मैं सैल्यूट करूंगा कि समय रहते हुए कोई घटना नहीं हुई और घटना होने से पहले वो लोग पकड़ में आ गए। और आप देखिए ना, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं इस पर आरोप नहीं लगाऊंगा, अब कहें कि साहब बीजेपी का है, लेकिन 2014 के बाद तमाम ऐसे घटनाक्रम इस देश में नहीं हुए हैं जो पहले होते आए थे। हम भी बचपन से अखबारें पढ़ते थे, कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगा हुआ है, कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन निश्चित तौर से आंकड़े उठा के देखें तो कमी आई है। और आतंकवाद के ऊपर मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक दलों को एक साथ होना चाहिए, क्योंकि इसमें सबका नुकसान होता है। एटलीस्ट तो सभी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट तो होना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो ग्रे कार्ड में मेरे पास फिलहाल के लिए इतना ही समय था, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।